आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ ना, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। नॉर्मली 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है। टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक सब टॉपिक है हमारा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन से इंस्पायर्ड है। तो अगर तुम्हें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना नहीं आता तो फिर मेरा वीडियो देख लो, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम बात करते हैं, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम्हें पहले बेसिक ऑफ कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए। जैसे हमारे को पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। वैसे तो यहाँ पर सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो बेसिक तो जानते ही होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, बट स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड ये क्या कहता है कि हायर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लेस पीपल विल डिमांड द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जितना महंगा होता जाएगा उसको डिमांड करने वाले लोग उतने ही कम होते जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ 10 की जगह 50 में बिक रही है तो फिर उसको लेने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम देखो प्राइस कम हो रही है, देखो द प्राइस इज फॉलिंग। प्राइस हमने शो करी है कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। क्वांटिटी शो करी है हमने एक्स एक्सिस पे। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जैसे प्राइस 1.2 है तो उसको लेने वाले 40 लोग, प्राइस 0.7 हुई तो उसको लेने वाले 75 लोग हो गए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि राइज इन प्राइस कॉजेज फॉल इन डिमांड। कि अगर तुम कोई चीज़ 100 रुपए की बेच रहे हो और तुमने उसको 120 का कर दिया तो पॉसिबली तुम्हारी जो डिमांड है वो कम होने लगेगी। जैसे ही पैसे बढ़ाओगे डिमांड कम होती जाएगी। इसीलिए तुमने देखा होगा, एक नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपनी प्राइस नहीं बढ़ाती। पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आज 5 रुपए का अगर आता है तो आज से 7 साल 10 साल पहले भी वो 5 का आता था। वो प्राइस उन्होंने नहीं बढ़ाई, ऑल्दो वो क्वांटिटी कम करते जाते हैं डिसीव करने के लिए, पर वो क्या कर रहे हैं कि प्राइस नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि उनको पता है जैसे ही प्राइस बढ़ेगी हो सकता है डिमांड उससे कम हो जाए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमारी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी प्रोडक्ट की, प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। भाई कोई एडिशनल फैक्टर्स नहीं है जो इसको गाइड कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ एडिशनल फैक्टर्स जो हैं वो भी इस लॉ को चेंज करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे। दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ सप्लाई, ये लॉ ऑफ डिमांड का ऑब्वियसली जस्ट ऑपोजिट है। ये सप्लायर्स के लिए है ना, वो किसके लिए था, बायर्स के लिए। द हायर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट जितना महंगा होता जाएगा उसको सप्लाई करने वाले लोग उतने बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा सप्लायर्स भी बढ़ेंगे। तो तुम यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है सप्लाई की क्वांटिटी, प्राइस बढ़ रही है, सप्लायर्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम सप्लाई करने की, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट महंगा होगा सप्लाई करने वाले लोग भी बढ़ते जाएंगे और क्वांटिटी सप्लायर्स की बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई होता है। तो डिमांड तो क्या कहता है कि भाई, डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगी तो कम लोग डिमांड करेंगे, और सप्लायर्स कहता है कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतने सप्लायर्स बढ़ते जाएंगे। अब अगर सपोज करो हम बात करें कि मार्केट की, तो मार्केट में हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चीज़ प्राइस बढ़ती जा रही है लोग खरीदने वाले कम होते आएंगे, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं। तो मार्केट में क्या होता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों मिल जाते हैं वो इक्विलिब्रियम है। दैट इज बैलेंस, उसको हम बैलेंस कह सकते हैं। तो बैलेंस कब होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा। अब इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों मैच करते हैं। तो जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों मिल जाते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मार्केट में चीजें जब बिकती हैं तो वो ज्यादातर इक्विलिब्रियम पे बिकती हैं। मैं 100 में बेचना चाहता हूँ लेकिन तुम 80 में खरीदना चाहते हो। अब दोनों की डिमांड सप्लाई जो है वो जब मैच कब होगी, से एक मिडिल प्राइस पर मैच हो गई, तो वो जो मिडिल प्राइस है वो हमारी इक्विलिब्रियम है। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो हमारी एक्स की वैल्यू है उसको कहते हैं हम x0 को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, और उस समय जो प्राइस होती है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम
पॉइंट क्या होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व मीट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो x की वैल्यू है x0, इसे बोला जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस समय जो प्राइस है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये चीज तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिससे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ये तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है और ये निकालना कैसे है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जिसमें श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन तो तुम्हारा बनता ही है। तो इसको बहुत ध्यान से करना, और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसको बहुत ढंग से देखना, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन केस स्टडी में बन सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। देखो कंज्यूमर सरप्लस नाम से ही पता पड़ा है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस। तो कंज्यूमर का एक्सेस मतलब एक तरह से कंज्यूमर का गेन होता है जब वो किसी भी प्रोडक्ट को उस प्राइस पे परचेज करता है जो वो देना चाहता है उससे कम प्राइस पे। मतलब सपोज करो कि मैं एक आर्टिकल है जिसको मैं खरीदने के लिए 100 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं, पर मार्केट का इक्विलिब्रियम ऐसा है या मार्केट का कंपटीशन ऐसा है कि वो प्रोडक्ट मुझे 60 रुपए में मिल जाता है। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर मुझे 60 रुपए में मिल रहा है तो इजंट इट कि मेरा बेनिफिट है वहां पे 40 रुपए का, वो मेरा सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस किसका गेन होता है? कंज्यूमर का गेन होता है। और कब होता है? अगर वो जितना मार्केट प्राइस है, मतलब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ज्यादा देने को तैयार है, तब उसका कंज्यूमर सरप्लस है। तो अब कंज्यूमर सरप्लस मतलब बेनिफिट किसका है? कंज्यूमर का है। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए इंपॉर्टेंट होगा हमारा डिमांड कर्व। देखो हमने जैसा पहले पढ़ लिया कि ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो एक बार के लिए मैं सप्लाई कर्व को छोड़ देता हूं। हमें पता है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर मैं एक बार के लिए इस सप्लाई कर्व को इग्नोर कर दूं, लेट अस इग्नोर दिस सप्लाई कर्व, हम बात करते हैं यहां पर सिर्फ डिमांड कर्व की। तो ये डिमांड कर्व का ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके ऊपर यहां पर जितने भी लोग हैं, इस पार्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो प्राइस देने को तैयार हैं, ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, इजंट इट? तो यहां पर जो लोग हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पे करने को रेडी है, और ये है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जिस पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इजंट इट कि ये वाला रीजन ऐसा है जहां पर कंज्यूमर्स का गेन है। तो ये जो रीजन है ना डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम प्राइस की लाइन के बीच में, यहां पर जो रीजन है ना ये पूरा कंज्यूमर का सरप्लस माना जाता है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस निकालते कैसे हैं? तो देखो पहले हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ रहे थे, अगर तुम्हें एरिया बाउंडेड रीजन नहीं पता तो पहले वो जरूर देख लो, उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देख लेना। तो जब हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक कर्व है ना, ये कर्व है, उस कर्व का एरिया अगर मुझे इंटरवल 0 से लेकर a के बीच में निकालना है, कर्व और एक्स एक्सिस के एरिया अगर मुझे इस इंटरवल में निकालना है, तो मैं इस कर्व का इंटीग्रेशन करता हूं 0 से लेकर a तक y dx। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब यूजिंग दिस इंटीग्रल आई कैन फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x0 के बीच में, डिमांड कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से x0 के बीच में, ये डिमांड कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करें, मैं इसको dx लिख लेता हूं, dx मतलब डिमांड कर्व का फंक्शन, dx मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो कौन सा एरिया निकलेगा? तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और हमें चाहिए कंज्यूमर सरप्लस, तो उसमें से हम इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। और ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? L इंटू बी से, x0 इंटू P0, तो माइनस x0 इंटू P0, ये हमारा है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। तो कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले के लिए तुम्हें 0 से x0 के बीच में डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन करना है माइनस रेक्टेंगल का एरिया। ये फॉर्मूला याद रख लेना,
ये फॉर्मूला ध्यान रहा। तो डिमांड कर्व की इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी होती है, तुम्हें सिर्फ उसका सिंपल इंटीग्रेशन करके माइनस एक्स जीरो इंटू पी जीरो करना होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बस ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला ये एज इट इज यूज करोगे तो यू विल यूज दिस एज इट इज। अब आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। अब प्रोड्यूसर सरप्लस किसका गेन है? प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर का गेन है। अब प्रोड्यूसर का गेन कब होगा कि भाई अगर मैं कोई चीज सस्ता बेचने को तैयार हूं, लेकिन मार्केट के कंपटीशन की वजह से वो चीज का प्राइस मुझे मार्केट में ज्यादा मिल रहा है। जैसे मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं उसको 20 रुपए में 25 रुपए बेचने को तैयार हूं, लेकिन मार्केट में कंपटीशन है कि वो 40 रुपए में बिक रहा है। तो अगर मैं 25 में बेचने को तैयार हूं और 40 में वो बिक सकता है, तो वो मेरा सरप्लस है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस किसका गेन होता है? प्रोड्यूसर का गेन होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें चाहिए होता है कौन सा कर्व? सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व को एक बार के लिए हम यहां पर इग्नोर कर देते हैं। ये जो रीजन है यहां पर देखो, इस रीजन में वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे बेचने को तैयार है, हु आर रेडी टू सेल बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो फिर ये वाला जो बात करें हम, ये वाला जो एरिया आता है ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये कैसे निकलेगा? अब प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पहले लूंगा x0 इंटू P0, और फिर उसमें से ये जो कर्व है, कर्व का x एक्सिस के साथ जो एरिया है वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 0 से x0 में जो कर्व है, कौन सा कर्व? सप्लाई कर्व, उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग माइनस कर देंगे। ये मेरा आएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर तुम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के सिंपल फॉर्मूले याद रखते हो, है ना, इनको 2-3 बार लिख लेना। अगर ये सिंपल फॉर्मूले याद रखते हो, तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्क जरूर समझ लेना। कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर का गेन है जब वो ज्यादा देने को तैयार है पर उसको कम में मिल रहा है, और प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर का गेन है जब वो कम में बेचने को तैयार है पर कंपटीशन या मार्केट की वजह से उसे ज्यादा प्राइस मिल जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना कैसे है। तो पहले फॉर्मूला अगर हम देख लें, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है। तो एक बार के लिए मैं ये फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं और उसको मैं एज इट इज यूज करूंगा। नहीं हो रहा चलो छोड़ देते हैं इसको। तो कंज्यूमर सरप्लस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, जिसमें तुम्हें क्या बोला है? साफ साफ बोला है क्या निकालो? कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो, कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे कौन सा कर्व चाहिए? डिमांड कर्व चाहिए। तो 0 से x0 के बीच में डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस x0 इंटू P0। यहाँ पर x0 का मतलब है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और P0 का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। ये हम ऑलरेडी पहले भी लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस में मुझे डिमांड कर्व का फंक्शन चाहिए। यहाँ पर दे रखा है फॉर द डिमांड फंक्शन दिस, तो ये डिमांड फंक्शन ही दे रखा है। तो हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो दे रखा है P इज इक्वल्स टू 25 माइनस x स्क्वायर, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये दे रखी है 19। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब मुझे x0 भी चाहिए। देखो P0 और x0 ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि सप्लाई और डिमांड कर्व के इंटरसेक्शन पे लाई करते हैं। मतलब x0 और P0 ये डिमांड कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और सप्लाई जो कर्व है उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये डिमांड कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब अगर मैं डिमांड कर्व में प्राइस डाल दूं 19, तो जो मेरी x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आएगी ना, वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी x0 है। तो ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू वन साइड, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ना, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 19 माइनस 25, मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो x की वैल्यू निकल के आती है x प्लस 3 x माइनस 2। अच्छा, x की वैल्यू माइनस 3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x तो क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो रिजेक्टेड है। तो x बनता है 2। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है मेरी, ये है x0।
P0 की वैल्यू रखने पर जो X0 की वैल्यू निकल के आती है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस दे रखा था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने निकाल ली। अब मुझे निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? 0 से x0 की इंटरवल में डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस x0 इंटू P0। तो सॉल्व करते हैं। डिमांड कर्व की इक्वेशन क्या है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखेंगे मैं 0 से 2, x0 क्योंकि 2 निकला है। डिमांड कर्व का फंक्शन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x0 कितना था? 2 इंटू P0 क्वेश्चन में दे रखा है 19। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इन द इंटरवल 0 to 2। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, तो इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करूंगा। और डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आफ्टर इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन मैं कर चुका हूं। अपर लिमिट 25 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 25 इंटू 0 डालूंगा अब मैं, माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस 38। तो ये चल ही रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है मेरा 50 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 38। तो ये हो गया मेरा 50 माइनस 2 48, 48 माइनस 38 10 माइनस 8/3। एलसीएम ले लो 22/3। ये कंज्यूमर सरप्लस है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या है जब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है? सिंपल फॉर्मूला ये याद रखना है। 0 से x0 में डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन माइनस x0 इंटू P0, जहां पर x0 P0 में से एक वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, एक तुम निकालोगे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तो मतलब मान के चलो बोर्ड में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन तो जनरली बनता ही बनता है इस पर, ठीक है। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। और भी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरह के। मतलब देखा जाए तो अगर तुम इसके ढंग से 10 क्वेश्चन भी अगर ढंग से कर लेते हो ना, तो ये 2-3 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। हाँ, मैं जरूर 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो थोड़े अलग होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है, आगे चल के आएंगे। अभी तो शुरू में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अब इसमें निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस, और इसमें दे रखिए मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस। हम मान के चलते हैं मार्केट कंपटीशन का है, प्योर कंपटीशन का। तो प्योर कंपटीशन में हर चीज इक्विलिब्रियम पर ही बिकती है। मतलब एक जो प्राइस दे रखी हो ना, मार्केट प्राइस, वो तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है सप्लाई फंक्शन। तो भैया प्रोड्यूसर फंक्शन, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए चाहिए भी सप्लाई फंक्शन होता है। सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो हमारा सप्लाई फंक्शन जो है ये दे रखा है P इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100, और मार्केट प्राइस है 25, मतलब P0 इज 25। तो मैं एज यूजुअल, मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो सप्लाई और डिमांड दोनों पे लाई करता है। तो ये सप्लाई फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब यहाँ पर भी मैं P0 डालूंगा तो मेरा x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो x0 होगी। तो मैं P की जगह P0 रखता हूँ 25, ये 100 भी ले जाते हैं, 25 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो x प्लस 20 आया मेरा प्लस माइनस 50, 50 का स्क्वायर है ना ये। तो x प्लस 20 यहाँ तो 50 है, यहाँ फिर x प्लस 20 माइनस 50 है। तो x प्लस 20 50 है तो x निकला 30, ओके। और x प्लस 20 माइनस 50 है तो x आ रहा है माइनस 70, नॉट ओके, है ना। क्वांटिटी या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो P0 दे रखा है 25, x0 मेरा निकल के आ गया 30, P0 x0 निकल गया। अब मुझे निकालना है कौन सा सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूले में पहले आता है हमारे पास x0 इंटू P0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन इंटरवल 0 से x0। तो मोर और लेस वैसे ही तो है, वहां पर हम डिमांड फंक्शन माइनस x0 P0 करते हैं, यहाँ पर x0 P0 माइनस सप्लाई फंक्शन करेंगे। अब x0 इंटू P0 क्या है?
ये है हमारे पास 25 इंटू 30, x0 25 30 निकला है और p0 तुम्हारे क्वेश्चन में दे ही रखा था 25, तो x0 की जगह 30 और p0 की जगह 25 लिख दिया, माइनस 0 से 30, x0 30 है, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सप्लाई फंक्शन है x प्लस 20 होल स्क्वायर, तो सप्लाई फंक्शन है x प्लस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो 750 हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/100 तो कांस्टेंट है, x प्लस 20 का होल क्यूब अपॉन 3, 0 से 30। यहाँ पर इसको पूरा स्पैंड मत करो, एक्सपैंड करोगे तो ये कॉम्प्लिकेट होने वाला भाई। x प्लस 20 होल स्क्वायर खोलोगे, फिर 3 फंक्शन आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे, फिर उन तीनों का इंटीग्रेशन करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो। x प्लस कॉन्स्टेंट इज टू बी ट्रीटेड लाइक x, तो जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही x प्लस 20 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 750 माइनस 1/100, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 30 प्लस 20 50 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 डालने पर 20 का क्यूब अपॉन 3। ये मत समझना कि 0 डालने पर हमेशा सेकंड लिमिट 0 आएगी, क्योंकि यहाँ देखो 0 डालने पर 0 प्लस 20 का क्यूब बचेगा, तो इसलिए सोच समझ के करना है, नहीं 0 डाल के हमेशा 0 ही आता है, पिछली बार आया था हमेशा नहीं आएगा। तो ये आ रहा है मेरे पास 750 माइनस 1/100, तो ये निकल के आता है 50 का क्यूब यानी कि 125,000 अपॉन 3 माइनस 20 का क्यूब 8000 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 750 माइनस इसमें से 100 तो कॉमन लेकर काट लो, तो 100 कॉमन लेकर काट लेते हैं, तो मेरे पास बच जाता है 1250 अपॉन 3 माइनस 80 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है माइनस 1250 माइनस 80, 1170 अपॉन 3, 1170 इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है 327 390, तो ये सॉल्व करके आता है 360 का। तो मेरा जो प्रोड्यूसर सरप्लस निकल के आ रहा है वो 360 आ रहा है। देखो करना क्या है, सबसे पहले तुम्हारे को जो मार्केट प्राइस दे रखी है ना, उस मार्केट प्राइस को यूज करके मार्केट की क्वांटिटी मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लो। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब x0 निकाल लो, और x0 और p0 पता है भाई, सप्लाई फंक्शन या डिमांड फंक्शन तो क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे को, उसमें तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में हमेशा दे रखा है। तुम्हें सिर्फ x0 p0 दोनों में से एक चीज दे रखी होगी, वैल्यू पुट करके दूसरी निकालो, फॉर्मूला लगाओ और तुम्हारा CS जो भी है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस वो निकल के आ जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बड़े इजी से हैं, बड़े आराम से आ जाएंगे, तो अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में तुम्हें कंज्यूमर सरप्लस ही निकालना है, लेकिन जो फंक्शन दे रखा है ना, ये दे रखा है 20e⁻⁻x/10। यहां पर तुम्हें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन तो तुम्हारा 3 नंबर में भी बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ढंग से करनी है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम लोग पहले कैलकुलेशंस करते हैं। क्या कैलकुलेशन करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले p की वैल्यू रखकर हम x निकालें, मतलब p0 रखकर x0 निकालें। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है डिमांड फंक्शन, ये है मैं इसको राइट साइड में पहले कॉर्नर में करता हूँ, p है 20e⁻⁻x/10। अब प्राइस दे रखी है 2, तो मैं इसकी जगह रख लेता हूँ 2 इज इक्वल्स टू 20e⁻⁻x/10। तो ये जाके डिवाइड होगा 1/10 इज इक्वल्स टू e⁻⁻x/10। नाउ यहाँ पर log की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, मतलब मुझे x0 निकालने के लिए log यूज करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ, log 1/10 इज इक्वल्स टू log e⁻⁻x/10। log 1/10 को मैं log 1 माइनस log 10 लिख सकता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस x/10 log e। बेस क्या है, बेस e का 10 का चल रहा है। अच्छा बेस मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो बेस दे रखा है वो 10 का ही है, तो मैं वही लूंगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो log 1 माइनस log 10, तो ये कितना निकल के आया, log 1 कितना होता है 0 माइनस log 10 बेस 10 का है, तो ये 1 आ गया।
ये हो गया -1, -1 इंटू ये इक्वल टू क्या आया, -x/10 log ऑफ e टू द बेस 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से माइनस कट गया, x निकालना है ना, तो x आएगा 10 अपॉन log ऑफ e टू द बेस 10। ये मेरे पास x0 आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है, 0.4343। तो मैं यहां पर लिखता हूं 10 अपॉन 0.4343। अच्छा, ये वैल्यू मुझे याद है, 10 अपॉन 0.4343 हमने क्लास में किया था अभी 1-2 दिन पहले। तो ये निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 23.02। तो हमारा x0 जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 23.02। ठीक है, तो ये x0 की वैल्यू निकल के आती है। तो पहला काम है p0 से x0 निकालो। यहाँ ये मेहनत करनी पड़ जाएगी तुम्हारे को कि भाई वैल्यू पुट करके तुम्हें x0 निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग लेते समय बेस मैंने 10 का इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है लॉग ई की, वो टू द बेस 10 की है। तो लॉग ई टू द बेस 10 की वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखकर हमने x0 निकाल लिया। अब आते हैं कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। तो कंज्यूमर सरप्लस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड कर्व इन द इंटरवल 0 to x0 माइनस x0 इंटू p0। तो यहां पर मेरा x0 जो निकल के आया वो आया है 23.02। तो मैं लिखूंगा 0 से 23.02, डिमांड कर्व है 20 e रेज़ टू पावर माइनस x/10 dx माइनस x0 है 23.02 इंटू p0, प्राइस वॉज गिवन टू बी 2। तो ये तो मेरा x0 p0 निकल ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 20 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होता है। लेकिन अगर मुझे e रेज़ टू पावर माइनस x/10 का इंटीग्रेशन करना है तो e रेज़ टू पावर माइनस x/10 का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू पावर माइनस x/10 अपॉन -1/10। कैसे भाई, अगर मुझे e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है तो ये आता है e की पावर 3x अपॉन 3 इन द विथ रिस्पेक्ट टू x है। e की पावर 7x का करना है तो e की पावर 7x अपॉन 7 आता है। e की पावर माइनस x अपॉन 10 का इंटीग्रेशन करना है ना, तो e की पावर माइनस x अपॉन 10 अपॉन यही आएगा इसका कोफिशिएंट -1/10, ये आएगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखना है हमारे को। तो e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 10 का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 10 अपॉन -1/10 माइनस, ये तो हो गया मेरा 46.04। अब यहाँ पर लिमिट मेरी है 0 से 23.02। अब तुम बोलोगे यार e की पावर ये कैसे निकलेंगे भाई, ये तो मेरा हो गया 200 माइनस का 200, -1/10 है ना, ऊपर जाके 10/1 हो जाएगा। तो ये तो माइनस का 200 हो गया। मेरे पास क्या बच रहा है, e की पावर माइनस x/10 इंटरवल 0 से 23.02। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये लगेगा -200 e की पावर -23.02/10 माइनस e की पावर 0। नाउ e की पावर -23.02 ये कैसे निकलेगा? तो देखो, हमारा x0 निकला था कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकला था। यानी कि ये जो इक्वेशन थी ये 23.02 को सेटिस्फाई कर रही है। तो इजंट इट कि e की पावर 23.02/10 की वैल्यू 1/10, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x0 निकालना है ना। तो जैसे आप सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है 2x + 1 = 7। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके तुम्हारे पास 2x आता है 6 और x क्या आता है 3। तो x अगर 3 आता है तो इजंट इट कि 2x + 1 7 होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करके तुम x निकाले हो तो इसका मतलब 2x + 1 7 है ना। 2 × 3 + 1 7 ही है। तो उसी हिसाब से तुमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो x0 की वैल्यू -23.02/10 ये 1/10 है। तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा मेरा -200 1/10 और e की पावर 0 तो 1। तो ये निकल के आया -46.04 तो है ही,
माइनस 46.04, तो ये हो गया माइनस 200 इंटू माइनस 9/10 माइनस 46.04, तो ये निकल के आया मेरा 180, 180 है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 180 माइनस 46.04, ये माइनस कर लो तो 50 गए तो 133.96, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस निकल के आता है। तो अगर शुरू के दो क्वेश्चन लगते हैं कि भैया बहुत इजी क्वेश्चन था, तो अब थोड़ा अलर्ट होके ध्यान से करो कि ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी भी, करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चाहें तो इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। ये जो पार्ट है ना, इसको एक बार चाहो तो थोड़ा सा 10 मिनट का वापस से बैक करके फिर से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट होती है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल के आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अगेन अलग है, डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिमांड और सप्लाई दोनों फंक्शन दे रखे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों फंक्शन दे रखे हैं, और दोनों फंक्शंस में तुम्हें उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों निकालने के लिए बोला है। देखो, कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमें चाहिए होता है डिमांड फंक्शन, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए चाहिए होता है सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन मेरे पास है, डिमांड फंक्शन मेरे पास है, प्रॉब्लम क्या है, x0 इंटू P0 नहीं है। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के ग्राफ को देखूं, है ना, इफ आई सी द ग्राफ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तुम्हारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दे रखा है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सरप्लस से प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो तुम्हें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मेरा डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और सप्लाई फंक्शन है P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो अब यहां पर अगर मैं दोनों का P प्राइस कंपेयर कर लेता हूं, भाई ये दोनों P0 है, ये दोनों x0 है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं RHS लेके जाता हूं सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 25 माइनस का 24, ये सब कुछ मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो मेरे फैक्टर बनते हैं 6 और 4। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं -6 और 4 निकल के आएगा। अभी -6 पॉसिबल नहीं है, 4 है, तो x क्या है, 4, तो मेरा x0 जो निकल के आया ना ये 4 निकल के आया। अब P0 कैसे निकालूंगा, किसी भी फंक्शन में तुम x0 की वैल्यू डाल दो, भाई कॉमन पॉइंट है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम x0 की वैल्यू इसमें डाल दो तो P0 निकल के आ जाएगा। तो P0 क्या है तुम्हारा, 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 9। अच्छा, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 ही आने वाला है, तो आएगा सेम ही। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस दोनों के फंक्शंस दे देते ना, तो उन फंक्शंस की इक्वेशंस को सॉल्व करो और फिर उनको सॉल्व करके तुम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, x0 p0 निकाल लो। इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब ये हमारा x0 p0 इक्विलिब्रियम पॉइंट तो निकल गया ना, अब क्या बचता है, अब तो बचता है CSPS, और CSPS निकालना अब मुश्किल नहीं है क्योंकि x0 मेरे पास आ चुका है। तो मैं अगर CS निकालना चाहूँ तो मेरा CS आएगा 0 से x0 डिमांड कर्व माइनस x0 इंटू P0। तो भाई x0 इंटू P0 मैं ऑलरेडी निकाल चुका, डिमांड कर्व का फंक्शन ये रहा, तो अब तो सिंपल वैल्यू पुट करके मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि भैया कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस इसका निकालो और आंसर इसका कमेंट्स में लिखो, क्योंकि अब वैसे ज़्यादा काम तो बचा नहीं है, x0 P0 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो सिमिलर ही है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो केस स्टडी का है, वो थोड़ा अच्छा है, वो ढंग से देख लेना और तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कंप्लीट हो जाता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फिर वही डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन है। हमारे पास x0 p0 नहीं है, तो मुझे कैसे निकालना है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, देखो मेरा डिमांड फंक्शन है p इक्वल टू 8/x+1 -2, ये मेरा डिमांड फंक्शन है, और सप्लाई फंक्शन है p इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x+3, ये मेरा सप्लाई फंक्शन है। तो अब मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, तो 8/x+1 -2 इज इक्वल्स टू हाफ x+3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 - 2 इंटू x+1 अपॉन x+1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x+3। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन के आती है, सॉल्व करते हैं, 8 - 2x - 2 अपॉन x+1 इज इक्वल्स टू x+3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6 - 2x इंटू 2 इज इक्वल्स टू x+1 इंटू x+3। तो 12 - 4x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x 4x प्लस 3। टेकिंग एवरीथिंग टू राइट हैंड साइड, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x, 3 - 12 -9, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x की वैल्यू आ रही है -9 और x की वैल्यू आ रही है 1। फैक्टर बनेंगे ना +9x -x, तो -9 तो नहीं है, तो x है 1। इससे बढ़िया क्या चाहिए? x1 आ रहा है, x1 है, तो x की वैल्यू रखकर मैं y निकालूंगा, p निकालूंगा, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो मैं से सेकंड में डालता हूँ हाफ ऑफ 1 + 3 यानी कि 2। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हारे को? x1 और p2, इससे ज़्यादा आसान क्या चाहिए? अब मैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकता हूँ। तो प्रोड्यूसर सरप्लस मैं वापस से एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, कंज्यूमर सरप्लस तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा सप्लाई फंक्शन, जो कि हाफ x+3। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, x0 इंटू p0 माइनस 0 से x0 में सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो x0 इंटू p0 1 इंटू 2 है, और माइनस 0 से x0 इज 1, सप्लाई कर्व था हाफ ऑफ x+3। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो 2 हो गया, हाफ कॉमन है, x² अपॉन 2 प्लस 3x, इंटरवल 0 से 1। तो 2 माइनस हाफ, पहले इसमें 1 डालते हैं, 1 डालते हैं तो 1/2 प्लस 3, फिर इसमें 0 डालते हैं तो 0/2 माइनस 0, दोनों पे 0 ही आ रहा है। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस हाफ, हाफ प्लस 3 कितना हुआ? 7/2। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 7/4 यानी कि 1/4। ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस निकल के आता है। तो क्वेश्चन क्या है भाई? प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस निकालना था, और क्वेश्चन में तुम्हें डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दे रखा है। जब डिमांड सप्लाई फंक्शन दे रखा है, उनको सॉल्व करके तुम x0 और p0 इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालोगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की। मतलब ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा है जो तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और ये टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, उसकी डिमांड और सप्लाई, उन दोनों के यूनिट्स तुम्हें दे रखे हैं, और साथ में ये भी दे रखा है कि इस कंपनी का जो डिमांड और सप्लाई फंक्शन है, दोनों लीनियर है। ठीक है, सो इट इज लाइक कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, हमें डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन एक तो दे ही रखा था, उसके अकॉर्डिंगली हम CS और PS निकाल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही फंक्शंस नहीं दे रखे। मतलब पहला काम करना है, हमें डिमांड और सप्लाई फंक्शन फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है।
तो ना तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस है और ना ही यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस हैं। तो पहले हमें फंक्शंस बनाने हैं। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पहले उसे देखते हैं हम। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है वो 25 यूनिट्स बेचता है जब प्राइस 20,000 की है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग की बात हो रही है, तो ये चीज जो है ना ये यूज की जाएगी डिमांड कर्व फाइंड करने में। देखो सेलिंग जो है वो कंज्यूमर के हिसाब से है, तो वो डिमांड कर्व के की इक्वेशन फाइंड करने में काम आएगी। आगे तुम्हें दे रखा है कि भाई अगर 25,000 की प्राइस है तो 180 टायर सेल के लिए अवेलेबल हैं। 180 टायर सेल के लिए अवेलेबल है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आएगी सप्लाई फंक्शन को फाइंड करने में। 180 टायर सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो चलो हम यूज करते हैं अब इस इंफॉर्मेशन को और डिमांड और सप्लाई फंक्शन फाइंड करते हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिमांड फंक्शन की। तो पहले हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन लीनियर है। लीनियर फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, ax प्लस बी की फॉर्म में, है ना। ये तो सबको ध्यान है ही, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1, तो x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो इसलिए डिमांड फंक्शन को मैं लिखूंगा ax प्लस बी। यहाँ पर x जो है वो है हमारी क्वांटिटी सोल्ड और p है प्राइस पर यूनिट। तो अब यहां पर अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें डिमांड फंक्शन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई जब हमारे पास 25 यूनिट हम बेच रहे हैं तो प्राइस है 20,000, मतलब जब x 25 है, नंबर ऑफ यूनिट्स 25 है, तो प्राइस है 20,000। आगे दे रखा है कि जब 125 यूनिट्स हम बेच रहे हैं तो उस समय प्राइस है 15,000, मतलब जब x 125 हो जाता है तो प्राइस 15,000 है। अच्छा, ये बात हो रही है पूरी डिमांड फंक्शन की। तो x और p की दो वैल्यूज दे रखी हैं, इन वैल्यूज को यूज करके तुम्हें डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। तो मैं x की जगह 25 रखता हूं, तो ये हो जाएगा 25a प्लस b, और प्राइस है 20,000, तो प्राइस की जगह मैं 20,000 रख लेता हूं। फिर x की जगह अगर मैं 125 रखता हूं तो a इंटू 125, 125a प्लस b इज इक्वल्स टू प्राइस की जगह 15,000। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन जाती हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं a और b निकाल सकता हूं। a और b निकल गया तो फिर मेरा डिमांड फंक्शन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ये माइनस 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 हमारे पास आता है, ये तो चलो कैंसिल हो गया, -100a इज इक्वल्स टू माइनस का 5,000, सॉरी प्लस का 5,000। तो जो हमारा a निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5,000 अपॉन -100, मतलब -50 निकल के आ रहा है। अब a की वैल्यू पुट करके हम b निकालते हैं। तो a की वैल्यू से b कैसे निकालें, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन से। तो a की वैल्यू -50 रखते हैं, तो -1250 हो गया ये, और ये यहाँ कर प्लस हो जाएगा, तो b निकल के आएगा 21,250, ये हमारा b निकल के आएगा। तो हमारा जो डिमांड फंक्शन है ना ये बनता है, डिमांड फंक्शन बन जाता है P इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। तो P D लिख लेते हैं, डिमांड फंक्शन का प्राइस है, a निकला है -50, तो -50x प्लस b निकला है 21,250, 21,250, ये हमारा b निकल गया। तो इस तरह से हमारा डिमांड फंक्शन बन गया है। ऐसे ही हम सप्लाई फंक्शन भी बनाएंगे। तो सप्लाई फंक्शन के लिए प्राइस देखो क्या इंफॉर्मेशन क्या है कि जब प्राइस 25,000 की है तो 180 टायर अवेलेबल है। अच्छा, सप्लाई फंक्शन भी लीनियर ही है, तो सप्लाई फंक्शन लीनियर है, तो अब हम सप्लाई फंक्शन जो है उसकी इक्वेशन बनाते हैं, मतलब सप्लाई फंक्शन फाइंड करते हैं। प्राइस क्या लेंगे, ax प्लस बी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब 25,000 की प्राइस है तो कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, 180 टायर अवेलेबल हैं, और जब 15,000 की प्राइस है तो 80 टायर अवेलेबल है। मतलब कि जब P तुम्हारा 25,000 है तो x 180 है, और जब P तुम्हारा 15,000 है तो x 80 है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 25,000 रुपए पर 180 टायर, 15,000 पे 80 टायर, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो वैल्यूज फिर से पुट करते हैं, सप्लाई फंक्शन फाइंड करते हैं, P की जगह 25,000, ध्यान रखें लीनियर फंक्शन है इसलिए ax प्लस बी ही रहेगा, तो a इंटू 180a
180a, x की जगह 180 रखा है, प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए 15,000 इज इक्वल्स टू 80a प्लस बी। अब ये बन गई मेरी दो इक्वेशंस, ये थोड़ी ज्यादा आसान है। 10,000 इज इक्वल्स टू 100a, तो a निकल के आता है 100, और a की वैल्यू जैसे ही इसमें 100 डालते हैं 180 इंटू 100, ये मेरा बन जाता है 18,000, और b निकल के आ जाएगा 7,000। तो मेरा जो सप्लाई फंक्शन बन के आता है वो बन के आता है 100x प्लस 7,000। ये मेरा सप्लाई फंक्शन है। और डिमांड फंक्शन क्या निकला था? -50x प्लस 21250। ये मेरा डिमांड फंक्शन निकल गया था। अब क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन दोनों आ चुके हैं, तो अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड करना मुश्किल नहीं है। तो हम लोग पहले इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड करते हैं। एज यूजुअल हम सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों का प्राइस इक्वल रखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। मतलब ये वो पॉइंट होता है जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास आने वाला है 100x प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू -50x प्लस 21250। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो 100x प्लस 50x 150x हो गया, और 21,250 में से 7,000 गए, 14,250। तो x की वैल्यू निकल के आती है 1425 अपॉन 15, है ना। कैंसिल कर लेते हैं, तो डायरेक्ट ही काट के देखते हैं इसमें। तो ये आ जाता है मेरे पास, x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 15 से काट लेते हैं, तो 120, 135, 135 पर 9 पर 75, 5 पर, तो x मेरा निकल के आता है 95। और अब x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो मेरी प्राइस निकल के आएगी। तो मेरी प्राइस जो निकल के आएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये निकल के आएगी 9500 प्लस 7000। तो 9500 प्लस 7000 ये होगी 16,500। ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। कंज्यूमर सरप्लस तुम निकालो और कमेंट्स में लिखो कि कंज्यूमर सरप्लस क्या आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। इस केस स्टडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिमांड और सप्लाई फंक्शंस फाइंड करना है। बस ध्यान रखना कि डिमांड फंक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है और सप्लाई में कौन सी। जहां अवेलेबिलिटी की बात आ रही है ना कि भाई 180 टायर अवेलेबल है सेल के लिए, तो ये सप्लाई की बात हो रही है, भाई इतने टायर हम बेचने के लिए अवेलेबल है, हमारे पास प्रेजेंट है, वो सप्लाई है। और जहां है कि भाई इतने बिक रहे हैं, तो वो डिमांड फंक्शन में काम आएगा। ये दो चीजें ध्यान रखना, बाकी तो फिर ठीक है, क्वेश्चन आसान है। तो आई होप कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस ये क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू आर हैप्पी विद दिस वीडियो, वी थिंक दैट यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो जिन्हें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।